A very warm good afternoon to all the students. बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लास्टुलेशन और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन पढ़ लिया था एंड वी एंड विद द two layers formation and that chorion, amnion and fetal part of placenta. Okay, today we will start with the implantation. ठीक है, आज हम इम्प्लांटेशन से शुरू करेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन कैसे होती है यूट्रस में. ठीक है, जब ब्लास्टोसिस्ट की यूट्रस में इम्प्लांटेशन होने लगती है तो वो किस तरफ से होती है. मीन्स की इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस के एंडोमेट्रियम में मिक्सअप जाना शुरू कर देता है तो उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. इम्प्लांटेशन जो होती है 7th डे से शुरू हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद. जब एक बार ओवम फर्टिलाइज हो चुका है, स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो चुका है, तो उसके 7th डे के बाद इम्प्लांटेशन शुरू हो जाती है. ठीक है, 3 दिन लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में. ब्लास्टोसिस्ट जब एंडोमेट्रियम के कंटैक्ट में आता है, ठीक है, एम्ब्रियोनल नॉब या एम्ब्रियोनल डिस्क भी कह सकते हैं, उस रीजन में उस कंटैक्ट में वो आएगा. हमें पता है कि एम्ब्रियोनल नॉब या एम्ब्रियोनियल निक डिस्क क्या है. जो भी हमने सेल्स ऊपर पढ़े, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेल्स एक साइड पे इकट्ठे हो चुके हैं. ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, एम्ब्रियोनल नॉब बनाते हैं. इट एडहर्स टू द सेम, वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाता है. एडहेरेंस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियम. ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस की थिक स्पॉन्जी मस्कुलर ब्लड वेसल से भरी हुई लाइनिंग है जो बेसिकली किस लिए होती है, ताकि ग्रोइंग फिटस को वहाँ पे स्पेस मिल सके, उसे वो बियर कर सके. सो एंडोमेट्रियम जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से कनेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पे जो यूट्राइन सेल्स हैं वहाँ पे रैपिड डिविजन्स होने शुरू हो जाएगी और वो उसको कवर कर देंगे और इससे इम्प्लांटेशन शुरू हो जाती है. और इम्प्लांटेशन से क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है. ठीक है, वन इज़ कंसीव्ड और रेडी टू कंसीव द फीटस. दिस रिजल्ट्स इन द प्रेगनेंसी. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की आगे डेवलपमेंट कैसे होती है. सो प्रेगनेंसी वो कंडीशन है जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस जो कि मदर के वॉम्ब में होता है, ठीक है, वो डेवलप होता है. ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द वॉम्ब ऑफ द मदर. सो प्रेगनेंसी इज दैट कंडीशन. एंड some after implantation the surface cells of trophoblast secrete lytic enzymes which cause corrosion of endometrial lining. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो हमारे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो लाइटिक एंजाइम्स सिक्रेट करेंगे ताकि एंडोमेट्रियम जो है वो करोड होना शुरू हो जाए. और इससे क्या होगा, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स मिलेंगी जिन्हें हम कोरोनिक विलाय कहते हैं. ठीक है, और इसके मतलब कि वहाँ से कहीं कहीं से वो टूटना शुरू हो जाएगी, स्लिट्स वहाँ से आ जाएंगे, करोड होना शुरू हो जाएगी और इससे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स प्रोजेक्शंस होंगी जिन्हें हम क्रोनिक विलाय कहते हैं. और यही क्रोनिक विलाय जो होती हैं, ये जो यूट्राइन टिश्यूज़ होते हैं ना, उनके साथ इंटरडिजिटेटेड हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं. ठीक है, और ये फिक्सेशन में ही हेल्प नहीं करती हैं बल्कि नरिशमेंट अब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती हैं. ठीक है, सो 2 काम हो गए कोरोनिक विलाय के. एक तो ये अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, दूसरा ये क्या करती हैं, फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, एम्ब्रियो फिक्स हो जाए. यूट्राइन टिश्यू अंडरगोज न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. ठीक है, यूट्राइन टिश्यू में काफ़ी सारे एनरिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेल्स की एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाती है. एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूट्राइन पार्ट ऑफ प्लेसेंटा. ठीक है, प्लेसेंटा का वो जो यूट्राइन पार्ट है उसकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ. डेसिडुआ के 3 रीजन्स हैं, लाइक डेसिडुआ बैसिलिस, ये कि आपके फीमेल के साथ कनेक्टेड रहता है. ठीक है, पार्ट ऑफ डेसिडुआ अंडरलाइंग द कोरोनिक विलाय एंड ओवरलाइंग द मायोमीट्रियम. डेसिडुआ कैप्सुलरिस, इसमें क्या होता है, ये एम्ब्रियो जो यूट्रस का ल्यूमन है उसके बीच में इसका मतलब वहाँ पे ये रहता है. देन डेसिडुआ पेराइटलिस, ये क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ डेसिडुआ दैट लाइज द यूट्रस एट ए प्लेस अदर देन द साइट ऑफ अटैचमेंट. एक जहाँ पे अटैचमेंट होती है एम्ब्रियो की, उस जगह को छोड़ के बाकी जितनी भी जगह है यूट्रस में वहाँ पे डेसिडुआ पेराइटलिस होती है. ठीक है, सो इस तरह से क्या है, डेसिडुआ के 3 रीजन्स हैं. सो डेसिडुआ बनती कैसे है, ये क्या, फॉर्मेशन ऑफ यूट्राइन पार्ट ऑफ प्लेसेंटा जिसे हम डेसिडुआ कहते हैं, सेल्स एनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं और इसी डेसिडुआ के 3 पार्ट्स हैं. गॉट इट. नाउ
ट्रोफोब्लास्ट कवरिंग सीक्रेट्स हार्मोन कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG। ठीक है, जितने भी ट्रोफोब्लास्ट हैं वो क्या करते हैं, जो कवर कर रहे हैं वो हार्मोन सीक्रिएट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG। और यही हार्मोन जो होती है वो वुमेंस के यूराइन में हमेशा डिटेक्ट की जाती है आफ्टर इम्प्लांटेशन के 1-2 दिन बाद। ठीक है, जैसे आजकल क्या है कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है कि वन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। ठीक है, ये वही यूट्राइन मतलब टेस्ट होता है। बहुत सारी आजकल प्रेगनेंसी किट्स चल रही हैं और इंडिकेटर्स हैं, मतलब कि वुमेंस जो हैं वो घर पे भी यूज़ कर सकती हैं या चेकअप भी करवा सकते हैं किसी भी तरह से, वो यही टेस्ट होता है। ठीक है, ये इम्प्लांटेशन के 1-2 दिन बाद यूट्राइन मतलब यूरिन के थ्रू ये निकलता है मटीरियल और उससे चेक हो सकता है कि वन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। HCG मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लाइफ। जो HCG हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये क्या करती है, ये मेंटेन करके रखती है कॉर्पस ल्यूटियम को पूरी ज़िंदगी तक, मतलब एट द मेंटेन करके रखती है। द सेम इज़ कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। It continues to secrete progesterone, which prevents menstruation and maintains the uterine lining in nutrient-rich state। इससे क्या होता है कि वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इट्स अ प्रेगनेंसी हार्मोन। सो ये मेंस्ट्रुएशन मेंसेस को प्रिवेंट करती है ताकि ना हो और आगे यूट्राइन लाइनिंग में एनरिचमेंट आए, न्यूट्रिएंट रिच हो और फीटस को बियर कर सके। Progesterone induces the cervical glands to secrete viscous mucus for filling the cervical canal to form a protective plug। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो क्या करती है, जो भी सर्विक्स में, वजाइना के ऊपर वाले पार्ट सर्विक्स में जितने भी सर्विकल ग्लैंड्स हैं वहाँ से एक विस्कस फ्लूइड सा मटेरियल म्यूकस सा निकलता है ताकि सर्विकल कैनल जो है वो प्रोटेक्टिव प्लग बंद हो सके, प्लग टाइप फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ पे, सब विस्कस म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा, एक प्लग फॉर्मेशन हो जाएगी। सो टू प्रिवेंट, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है और ये एसेंशियल है प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, सो हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा एज वेल, ये प्लेसेंटा के थ्रू भी सिक्रेट किए जाती है। नाउ वी आर विद द गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद अब क्या है, गैस्ट्रुला बनेगा। It is a process in embryonic development which is characterized by the movement of cells in small masses or sheets so as to form primary germinal layers। Yes, मैंने आपको पहले भी बताया है कि germ layers का बहुत रोल है, फेट ऑफ germ layers। यही 3 germ layers हैं जो उस फीटस के हर एक बॉडी पार्ट्स बनाती हैं। ठीक है, एक जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है उसके हर एक अंग की जो स्थापना होती है कि किस तरह हर एक अंग बनता है, हर महीने, तीसरे महीने ये बनेगा, चौथे महीने ये, 5th मंथ ये, 6th मंथ ये। ठीक है, तो वो इन तीनों जर्माइनल लेयर्स के थ्रू ही बनेगा। गॉट इट। सो ये गैस्ट्रुलेशन क्या प्रोसेस है, ये एक तरह का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है जिसमें क्या होता है कि सेल्स की मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। सेल्स या तो स्मॉल शीट्स की फॉर्म में होंगे या ऐसे ग्रुप मासेस में होंगे ताकि प्राइमरी जर्म लेयर्स फॉर्म हो सकें। और 3 ही प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, द सेल मूवमेंट्स डैट अकर ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, और यही जो सेल मूवमेंट्स हैं जो गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे होती हैं ताकि जर्म लेयर्स फॉर्म हो सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। ठीक है, और ये क्या करती हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ही प्रोसेस को इनिशिएट करती हैं जिस प्रोसेस का नाम है मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, सो मॉर्फोजेनेसिस क्या मतलब, नाम सुन के ही लग रहा है, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। मॉर्फो क्या होता है, जिसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, शेप, साइज, ठीक है ना, पार्ट्स, सो इससे ही बनते हैं। और गैस्ट्रुलेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, गैस्ट्रुला। नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर्स। ठीक है, जर्म लेयर्स बनेंगी ही उस, तो आगे जाके फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब जर्म लेयर्स कैसे बनेंगी, इनर सेल मास और एम्ब्रियोनल नॉब पोजेसिस स्टेम सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल्स आपने नाम सुना ही होगा। स्टेम सेल्स आर वेरी एसेंशियल सेल्स। ठीक है ना, ये एक तरह से बहुत पोजेस करते हैं पावर रीजनरेशन की। इनके अंदर बहुत हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इनसे एक नया ऑर्गन तैयार हो सकता है। तो स्टेम सेल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनर सेल मास और एम्ब्रियोनल नॉब, जो इनर सेल मास है, एम्ब्रियोनल नॉब है,
वहाँ पे बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। और यही स्टेम सेल्स के पास इतनी पोटेंसी होती है, दे आर सो कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑल द टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, ठीक है। नॉर्मली क्या होते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं एक फ्लैट एम्ब्रियोनिक या जर्माइनल डिस्क की फॉर्म में, और बाद में वो 2 लेयर्स में बढ़ जाते हैं। एक एपीब्लास्ट जो बाहर की साइड होती है वो कॉल्यूमिनर सेल्स की होती है, और अंदरूनी साइड क्या होती है, हाइपोब्लास्ट, जो कि क्यूबॉइडल सेल्स की बनी होती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये हाइपोब्लास्ट है, ये एपीब्लास्ट है। ये जब आपका ब्लास्टोसिस्ट था उसका ब्लास्टोसील, ये एमनियोटिक कैविटी, मतलब कि किस तरह से ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन होती है। ये एंडोमेट्रियम है, और इस तरह से जो जब बाहर की लेयर क्रोड होती है ना, तो ये क्रोनिक विलाए फॉर्म होते हैं ताकि अटैचमेंट हो सके, और ये प्लेसेंटा डेवलप हो रही है। अब ये प्लेसेंटा जो डेवलप हो रही है ये मदर के साथ अटैच्ड होगी, ठीक है। वो पार्ट जो मदर के साथ अटैच्ड होता है डेसिडुआ बैसिलिस, प्लेसेंटा का वो वाला पार्ट, मैटरनल पार्ट मदर के साथ अटैच होगा, ये फीटस के साथ अटैच है। ये यूट्रस का एंडोमेट्रियम है, ये एमनियन है, और ये एमनियोटिक कैविटी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह से इम्प्लांटेशन होती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो कोशिश किया करो कि चाहे लेक्चर हो चाहे वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर हो आपका अटेंड हो जाए। नाउ हाइपोब्लास्ट फंक्शंस एज, जो हाइपोब्लास्ट सेल्स होंगे ना, स्मॉलर क्यूबॉइडल सेल्स, स्मॉल क्यूबॉइडल की शेप में जो होंगे सेल्स हाइपोब्लास्ट, वो क्या काम करते हैं, एज ए एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, एम्ब्रियो से निकली है ना एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, ठीक है। इट इज़ द जर्माइनल लेयर टू डिफ्रेंशिएट, इट इज़ द फर्स्ट जर्मिनल लेयर टू डिफ्रेंशिएट, ये पहली ऐसी जर्माइनल लेयर होती है जो डिफ्रेंशिएट होती है। हाइपोब्लास्ट ग्रोज ऑन द साइड्स, हाइपोब्लास्ट जो है वो साइड पे ग्रो होती है लेयर, एंड फॉर्म्स ए कवरिंग ओवर द ब्लास्टोसील, और ब्लास्टोसील को कवर करती है एज यू कैन सी, ठीक है। दिस कन्वर्ट्स द लेटर इनटू प्राइमरी यॉर्क सैक, इससे क्या हो जाता है, बाद में यॉर्क सैक बनना शुरू हो जाता है। मीनवाइल ट्रोपोब्लास्ट ऑफ दिस रीजन ग्रोज टू फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, इसके बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा जो ट्रोपोब्लास्ट है वहाँ से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म निकलती है, और यही स्प्लिट होती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बनता है यहाँ से, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। इट पोजेसेस द प्राइमरी यॉर्क सैक, उसके पास प्राइमरी यॉर्क सैक होता है। ए सेकेंडरी स्मॉल यॉर्क सैक इज़ फॉर्म्ड, फिर एक सेकेंडरी स्मॉल यॉर्क सैक भी फॉर्म्ड होता है। साइमल्टेनियसली एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म फॉर्म्स ए ट्यूब ऑफ इट्स आउन, द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर इज़ गट ट्रैक ऑफ द एम्ब्रियो, उसके बाद जो एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से ट्यूब निकलती है, जो वो खुद से अपनी एक ट्यूब बनाता है, वही ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियो का गट ट्रैक बनता है, गट रीजन बनता है। सो इस तरह से क्या है कि आपकी जो हाइपोब्लास्ट से एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बनती है, ठीक है, और ट्रोपोब्लास्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलियोम बनता है। ट्रोपोब्लास्ट सेल से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनती है, और वो फिर क्या बनाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। सो यू कैन सी ये इस तरह से एम्ब्रियोनल नॉब है, बिगनिंग ऑफ एंडोडर्म, ब्लास्टोसील, ट्रोपोब्लास्ट। अब जो ये एपीब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ से एंडोडर्म बन रही है, ये ब्लास्टोसील है, प्राइमरी यॉर्क सैक, ब्लास्टोसील आपका प्राइमरी यॉर्क सैक में कन्वर्ट हो गया है। एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, सो उसके बाद क्या होता है, एपीब्लास्ट फॉर्म्स बोथ एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। अब बच गया एपीब्लास्ट जो आउटर साइड होता है, ठीक है, और कॉल्यूमिनर होता है, वो क्या करेगा, एक्टोडर्म भी बनाएगा और मीजोडर्म भी बनाएगा, ठीक है। आपको मोस्टली क्या होता है कि एपीब्लास्ट जो होता है वो साइड बाय साइड ग्रो करता है ताकि वो एक्टोडर्म बना सके। हाउएवर एट वन पॉइंट एपीब्लास्ट सेल्स प्रोलिफरेट टू फॉर्म फर्स्ट अ सेलुलर एलिवेशन कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक। उसके बाद क्या होगा
जैसे वो साइड बाय साइड ग्रो करेंगे उसके बाद क्या होगा, एपीब्लास्ट एक टाइम पे सेल्स में मिलके प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे और बहुत सारी वहाँ पे एक सेलुलर मास इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ से एक एलिवेशन पॉइंट मतलब थोड़ा ऊपर को उठना शुरू होंगे और एक प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन होगी और सेल्स कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट, सेल्स आगे डिवाइड होते रहेंगे एंड पास आउट इन बिटवीन। और उसके बाद क्या होगा, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से वो निकल जाएंगे और एक प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्म होगी और इसी तरह से क्या होगा, थर्ड जर्माइनल लेयर मीजोडर्म जो कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में होगी वो फॉर्म होगी। ठीक है, पहले तो आप ये देख लो, ये ब्लास्टोसील है, ये एमनियोजेनिक सेल्स हैं। ठीक है, ये एमनियोटिक कैविटी बन रही है, ये एपीब्लास्ट सेल्स हैं, ये एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है और ये ट्रोफोब्लास्ट है। नाउ सी, ये जो एंडोडर्म है आपकी, यहाँ से क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक निकल रही है, सेल्स प्रोलिफरेट हो रही हैं और यहाँ से एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। सो एपीब्लास्ट से ही एक्टो और मीजोडर्म की फॉर्मेशन होती है। आई होप आप सबको समझ आ रहा हो। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स, जो फीटस है उसकी मेम्ब्रेन्स कैसे बनती हैं उससे वो मतलब हमें देखना है। फीटल मेम्ब्रेन्स आर मेम्ब्रेनस कवरिंग, जो फीटल की मेम्ब्रेन्स हैं वो मेम्ब्रेनल कवरिंग्स हैं। ठीक है, एंड सैक्स कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। ठीक है, सो अभी हम उसे एम्ब्रियो ही बनेंगे जब तक कि उसकी ऑर्गेनोजेनेसिस ना हो जाए। अभी सिर्फ लेयर्स फॉर्म हुई हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होना। ठीक है, सो उससे पहले हम क्या बोलेंगे, इसे एम्ब्रियो ही बोलेंगे। जैसे जैसे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है और डिलीवरी का टाइम आता है तब तक के पीरियड में हम इसे फीटस कहते हैं। सो फीटल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो कवरिंग्स होती हैं मेम्ब्रेन्स की और सैक्स होते हैं जो कि एम्ब्रियो से कनेक्टेड होते हैं। ऑल ऑफ देम आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। ठीक है, वो एम्ब्रियोनिक नहीं होते, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होते हैं, इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं आपकी कॉरियन, एमनियन, एलेंटॉइस एंड यॉक सैक। कॉरियन जो है वो आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन है जो कि आउटर लेयर ऑफ ट्रोपोप्लास्ट से फॉर्म होती है। ठीक है, कॉरियंस फॉर्म विलाय, मैं आपको डायग्राम में बताया है कि विलाय क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं। ठीक है, और फीटल पार्ट्स को एंड अदर फीटल पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा। सो कॉरियन का फंक्शन क्या है, ये फीटल पार्ट बनाते हैं प्लेसेंटा का। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द फीचर्स, अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं फीचर्स की। फीचर्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर थ्रू कॉरियोनिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कॉरियोनिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही जो फीचर्स है वो अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ द फीचर्स आर ट्रांसफर टू मदर्स ब्लड थ्रू कॉरियन। जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जाहिर सी बात है कि जब ग्रोइंग एम्ब्रियो सब कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रहे हैं तो एक्सक्रीट भी करेगा। ठीक है नहीं, तो जो एक्सक्रिएशन प्रोसेस है वो कैसे होता है कि जो फीचर्स का जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो मदर के ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, थ्रू कॉरियन। तभी कहा जाता है कि अच्छे से खाना पीना चाहिए क्योंकि माँ का खाया पिया हुआ ही बच्चों को लगता है वहीं पे। सो जो मदर ईट करेगी, अगर हेल्दी खाना ईट करेगी तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी हेल्दी पैदा होता है। इट इज़ अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द फीटस एंड द मदर। ये वो साइट है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है मदर और फीटस के बीच में। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है लाइक फेट ऑफ जर्माइनल लेयर्स, कि जर्माइनल लेयर्स क्या क्या बनाती हैं। तो जो एक्टोडर्म्स के डेरिवेटिव्स हैं वो स्किन से रिलेटेड डेरामिस बनाएंगे, क्यूटानिस ग्लैंड्स, हेयर्स, नेल्स, बक्कल कैविटी की लाइनिंग, नेसल चैम्बर्स, एनामल ऑफ टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, आउटर लेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, न्यूरो हाइपोफिसिस, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एडर्नल मेड्यूला, रेटिनल लेंस, ये सब मतलब और भी एक्सेट्रा, ये सब एक्टोडर्म बनाती है। सो मीजोडर्म कनेक्टिव टिश्यूज इंक्लूडिंग लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेजेस, बोन्स, नोटोकॉर्ड, डर्मिस ऑफ स्किन, ऑल मसल्स, डेंटाइन ऑफ टीथ, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ सिलोम एंड इट्स डेरिवेटिव्स। सो जो सिलोम होता है वो मीजोडर्म से होता है, राइज।
स्प्लीन, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट सिस्टम्स, ठीक है, ये सब मीजोडर्म्स बनाते हैं। और एंडोडर्म क्या बनाती है? एपिथेलियम ऑफ टंग, फेरिंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक एक्सेप्ट एनल कैनल, eustachian tubes, middle ear, inner covering of tympanic membrane, epithelium of larynx, trachea, bronchi and lungs, gallbladder, liver, pancreas, urinary bladder except trigone, vagina, vestibule, prostate, terminal part of urethra, vestibular glands, bulbourethral glands, intestine and gastric glands, adenohypophysis, thymus, thyroid and parathyroid glands। सो ये सब फेट है इन जर्माइनल लेयर्स का। ये सब ऑर्गन्स, ये सब पार्ट्स, ये सब बोन्स, ये सब सिस्टम्स, ये सब जर्माइनल लेयर्स, तीनों जर्माइनल लेयर्स फॉर्म करती हैं। सबसे पहले ये बनती हैं और फिर उसके बाद जाके पार्ट्स बनते हैं। तो जर्माइनल लेयर्स कैसे बनती हैं? ट्रोफोब्लास्ट के सेल से। हमने ऊपर पढ़ा है ना, जर्माइनल लेयर्स कैसे बनेंगे, जर्माइनल लेयर्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है ना। तो वो स्टेम सेल से अराइज होती हैं, ठीक है। जो जितने भी स्टेम सेल्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी पोटेंसी होती है कि वो डिवाइड कर सकें, जितने भी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बना सकें। तो वो रीअरेंज होकर क्या बनाते हैं? एम्ब्रियोनिक और जर्माइनल डिस्क। और उसके बाद ये 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट से मीजोडर्म बनती है और एपीब्लास्ट एक्टोडर्म और मीजोडर्म बनाता है। और एंडोडर्म किससे बनती है? हाइपोब्लास्ट से, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। देन वी आर विद द एमनियन। एमनियन क्या है? ये इनर फीटल मेम्ब्रेन है। कोरियन क्या थी? आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन। एमनियन इनर फीटल मेम्ब्रेन है। कोरियन ये है, इसमें विलाय प्रेजेंट है, कोरियोनिक विलाय जो क्या करते हैं? अटैचमेंट करते हैं। और एमनियन ये है, ये अंदर वाली है, इट इज़ डिवॉइड ऑफ विलाय, ठीक है। इनर फीटल मेम्ब्रेन है जो कि बिल्कुल एम्ब्रियो के साथ रहती है, इर्द गिर्द। द फीटल मेम्ब्रेन इज़ फॉर्म्ड बाय इनर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। वो आउटर लेयर थी, ये इनर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट से है। और ये कैविटी बनाती है जिसे हम एमनियोटिक कैविटी भी कहते हैं। सी दिस इज़ योर एमनियोटिक कैविटी। द कैविटी इज़ फिल्ड विद अ क्लियर फ्लूइड। कैविटी जो है एक फ्लूइड से फिल्ड है, क्लियर फ्लूइड, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। A few fetal cells float in this fluid। कुछ फीटल के सेल्स इस फ्लूइड पे फ्लोट करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड सराउंड्स द एम्ब्रियो। जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड है वो एम्ब्रियो को सराउंड करता है, ठीक है। उसके मतलब एक तरह से एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, उससे किसी भी इंजरी से बचाता है, एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। एमनियोटिक फ्लूइड प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, रेगुलेट करके रखेगा एम्ब्रियो के इर्द गिर्द, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है ना, स्टेबिलिटी रहे एम्ब्रियो को। इट प्रिवेंट्स द डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ड्राई ना हो जाए। इट अलाउज फॉर ग्रोथ एंड द मूवमेंट ऑफ द फीटस, ठीक है। ग्रोथ फीटस की, उसकी मूवमेंट होती रहे, हलचल आगे पेट में बच्चे की होती रहे। Amniotic fluid can be taken out with the help of a needle and studied for fetal cells so as to know the genetic defects if any। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड बहुत रोल प्ले करता है क्योंकि ये वही एमनियोटिक फ्लूइड है जो कि एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। आपने शायद सुना होगा कभी, एमनियोसेंटेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें मदर के वॉर्म से ये एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, एमनियोटिक कैविटी से वेजाइना के थ्रू, मतलब नीडल इंट्रोड्यूस करके इस तरह से निकाला जाता है। और फिर फीटल सेल्स को स्टडी किया जाता है क्योंकि जेनेटिक डिजीज़ ना हो, कोई बीमारी ना हो, ग्रोथ कैसी हो रही है फीटस की, सो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये स्टडी की जाती है। बट इस चीज़ का बहुत गलत यूज़ होने लगा। लोग पता करने लगे कि इस तरह से जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है वो मेल है या फीमेल है, वेदर ए गर्ल और ए बॉय। सो it was abusively used for the detection of the gender of that child, ताकि गर्ल हो तो अबॉर्ट हो जाए और बॉय हो तो ठीक है। सो इस चीज़ का, इसके लिए इसको काफ़ी ये इसको फेमस हो गई थी कि लोग इस तरह से करने लगे। सो इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया, बट इट वॉज़ वेरी यूज़फुल फॉर द जेनेटिक डिफेक्ट्स, एनी प्रॉब्लम, एनी डिजीज़, ग्रोथ ऑफ द फीटस, यू नो। सो नेक्स्ट मूव विद द एलेंटॉइस। एलेंटॉइस इज़ मेम्ब्रेन लाइंड सैक, ठीक है। एक सैक है जो मेम्ब्रेन लाइंड है और ये एम्ब्रियोनिक गट से ही निकलता है एंड योक सैक के काफ़ी क्लोज है।
एलेंटॉइस फॉर्म ब्लड वेसल्स, ये प्लेसेंटा के लिए ब्लड वेसल्स फॉर्म करता है। और ह्यूमन प्लेसेंटा को इसीलिए कॉरियो एलेंटॉइक भी कहा गया है, क्योंकि ये कॉरियन और एलेंटॉइस की मदद से मतलब ये प्लेसेंटा डेवलप होती है ह्यूमंस में। ठीक है। एलेंटॉइस एंड एलेंटॉइक कैविटी, ये कॉरियन, ये यॉक सैक है, ये एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है और इस रीजन में प्लेसेंटा डेवलप होगी ताकि मदर एंड फीटल कनेक्शन में रहे। नाउ यॉक सैक एक मेम्ब्रेन लाइंड सैक है जो कि एम्ब्रियोनिक गट से निकला हुआ है। ठीक है। सो इसमें क्या है कि जो यॉक सैक है उसमें यॉक मतलब एग लेइंग जितने भी एनिमल्स हैं इट कंटेन्स यॉक। ठीक है, येलोइश पार्ट। बट मैमल्स में ये नॉन फंक्शनल है। ठीक है, उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है और यॉक स्टोर्ड नहीं हुआ है। मेनली ये बर्ड्स में आप देख सकते हैं। सो यॉक सैक है एक क्लियर फ्लूइड स्टोर करता है। ठीक है, यॉक सैक में क्या होता है, क्लियर फ्लूइड होता है और ये हेल्प करता है ब्लड कॉर्पसेल्स की सिंथेसिस में। सो जब अर्ली एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही होती है तो यही ब्लड कॉर्पसेल्स को हेल्प करता है बनने में। और उसके बाद जब टोटली एम्ब्रियो की फुल फॉर्मेशन हो जाती है, बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं, लीवर फॉर्म हो जाता है, तब इसका काम नहीं रहता और उसके बाद ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है। यॉक इज़ नो मोर नीडेड। नाउ वी विल स्टडी एम्ब्रियो एंड फीटस। एम्ब्रियो टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब अभी ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हुई है। ठीक है, अभी जस्ट फर्टिलाइजेशन हुई है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना है। सो हम तब तक इस वर्ड को यूज़ करते हैं जैसे ही ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो गई है। ठीक है, मतलब कि इम्प्लांटेशन के 8th वीक तक बन गई है तो फिर टर्म फीटस हम यूज़ करते हैं जब तक कि उसकी डिलीवरी ना हो जाए। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद एम्ब्रियो एंड फीटस। नाउ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज़ अ फ्लैट डिस्क और केक लाइक स्ट्रक्चर। एक फीटो मैटरनल कनेक्टिविटी है। ठीक है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होती है इन द वॉर्म ऑफ द फीमेल फॉर टू मेंटेन द कनेक्टिविटी बिटवीन द फीटस एंड द मदर। ठीक है, तो एक टेम्पोररी एसोसिएशन बन जाती है मदर और फीटस टिश्यूज़ में ताकि सपोर्ट मिलता रहे, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे और डेवलपमेंट के लिए सारे का सारा मटेरियल मिलता रहे और एक कनेक्शन रहे बीच में। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो प्लेसेंटा की होती हैं सो वो इक्वल टू डैट ऑफ फीटस। ठीक है, सो फीटस इज़ कनेक्टेड टू प्लेसेंटा बाय लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। यह ऊपर भी हमने देखी है, दिस इज़ योर अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही फीटस जो होता है कनेक्टेड रहता है। ठीक है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग की तरह काम करती है और ये मेनली जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये एलेंटॉइस की बनी हुई है। ठीक है, एंड इज़ कवर्ड बाय द एमनियोटिक एपिथेलियम। सो इसलिए कॉरियो एमनियोटिक भी कहा जाता है। ठीक है, कॉर्ड्स में 2 आर्टरीज़ हैं और एक वेन है। आर्टरीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटस। ठीक है, और वेन क्या करती हैं, कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द फीटस। एज द प्लेसेंटा इज़ ब्रोकन, एज द प्लेसेंटा टूट गई है। ठीक है, एज द प्लेसेंटा इज़ ब्रोकन एंड प्रेस्ड आउट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन इट इज़ कॉल्ड डेसिडुएट प्लेसेंटा। ठीक है, जब प्लेसेंटा टूट जाए और पार्चुरेशन डिलीवरी के टाइम पर निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, डेसिडुएट प्लेसेंटा। दो इनिशियली इट डेवलप्स ऑल अराउंड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के पूरे इर्द गिर्द होती है। इट लेटर रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल डिस्क शेप्ड एरिया, बाद में वो एक जस्ट एक डिस्क शेप एरिया की तरह रह जाती है। ठीक है, डिस्क शेप एरिया। सच ए प्लेसेंटा इज़ कॉल्ड मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। ठीक है, और ह्यूमन प्लेसेंटा जो है उसे हम कोरियोनिक प्लेसेंटा इज़ कॉल्ड कोरियोनिक एज प्लेसेंटा इज़ फॉर्म्ड ऑफ इट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोरियो एलेंटॉइक क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स एलेंटॉइस से हैं जो कि कोरियन से मिलके बने हुए हैं और प्लेसेंटा से जॉइंट हैं। सो द मेन प्लेसेंटा हैज़ 2 पार्ट्स, फीटल एंड द मैटरनल। एक मैटरनल पार्ट है और एक फीटल पार्ट है। जो फीटल पार्ट है वो कोरियन का बना होता है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो एलेंटॉइस से मतलब डराइव होती हैं और उसके बाद जाके क्या करती हैं कि वो एक्सटेंड हो जाती हैं
अलैंटॉइड्स मदर के उसमें, ठीक है। इट सेंड्स आउट अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आउटग्रोथ्स निकलती हैं, और जो मेटरनल पार्ट है प्लेसेंटा का उसमें जाके मर्ज हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। दे आर कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई। तो जो मटेरियल पार्ट है प्लेसेंटा का उसे हम कहते हैं डेसिडुआ बैसिलिस, ठीक है। यही डेसिडुआ बैसिलिस जो है इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, साइनसेस हैं, कनेक्शंस हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स जो हैं कोरियोनिक विलाई जो कि फीटल के हैं वो उसमें मिक्सड हो जाते हैं, यानी कि मदर का ब्लड और फीटल का ब्लड मिक्सड हो गया। इन द रीजन ऑफ कॉन्टैक्ट द एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोथेलियल लाइनिंग इन यूट्राइन म्यूकोसा गेट कोरोडेड। और इसी रीजन से क्या हो जाता है कि जितना भी एपिथेलियम है, कनेक्टिव टिश्यू है, एंडोथेलियल लाइंस हैं यूट्रस की, वो कोरोड होना शुरू हो जाती हैं और सभी बैरियर्स हट जाते हैं, ठीक है, सभी बैरियर्स हट जाएंगे। और जो फीटल बैरियर्स हैं जो कुछ लगे हुए वो रहते हैं वहाँ पे ब्लड वेसल्स के पास, और वो जो फीटल के बैरियर्स इसलिए लगे होते हैं ताकि मदर से सारा ब्लड प्यूरीफाई होके फीटस तक आए, डायरेक्ट नहीं फ्लो करे, ठीक है, जो कुछ आए तो मतलब फ़िल्टर प्रूफ होके आए। सच ए प्लेसेंटा इज़ नोन एज हेमोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है, ऐसी प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं, हेमोकोरियल प्लेसेंटा। और ये क्या करती है, एक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, एक एक्ट करती है जैसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन फीटल एंड मैटरनल ब्लड विद अल्ट्रा फिल्टर। और ये बैरियर्स जो होते हैं ये अल्ट्रा फिल्टर की तरह काम करते हैं। एक बैरियर मौजूद होता है, फीटस बैरियर मदर और फीटस के बीच में, ताकि वो वहाँ से प्रूफ होके निकलें और एक्सचेंज होता रहे मटेरियल्स का मदर और फीटस के बीच में। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आप सबको समझ आया हो। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो, दिस इज़ योर अम्बिलिकल कॉर्ड विद वेजल्स। ये है प्लग म्यूकस का और सर्विक्स का, ठीक है। म्यूकस का सर्विक्स में इस तरह से प्लग बन जाता है ताकि अब कुछ ना हो सके एंट्री किसी चीज़ की। ये एम्ब्रियो है, ये कैविटी है यूट्रस की, तो कैविटी ऑफ यूट्रस, ठीक है। और ये यॉक सैक है जो श्रिंक हो चुका है। ये प्लेसेंटल विलाए हैं जो मदर्स के साथ मतलब कनेक्टेड हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो डेसिडुअस एंडोमेट्रियम, परमानेंट एंडोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम है, ये तीनों लाइंस हैं यूट्रस की। ये कोरियोनिक विलास है, कोरियोनिक कैपिलरीज हैं, यूट्राइन आर्टियोल एंड वेराइन, यहाँ से ब्लड फ्लो करता है और जाता आता है। मैटरनल ब्लड स्पेस, ये एमनियोटिक कैविटी, ये अम्बिलिकल कॉर्ड। सो आई होप आप सबको समझ आ गया हो। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कल के लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।